Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invention YouTube channel. So we are going to study our next topic of the Polity 3 Mains 365. So start करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, please do like, share and subscribe the YouTube channel the Aspirant Invincible to show your support for my effort, as well as join this Telegram channel to get more and more study material and model answers. And if your optional is PSIR, please join this Telegram group. स्टडी मटेरियल, मॉडल आंसर्स एंड स्ट्रेटजी अबाउट द ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. लेट्स बिगिन. सो आवर topic is office of speaker, because office of speaker has immense influence over the parliamentary functioning, and in the recent 18th Lok Sabha elections, after the 18th Lok Sabha elections declared, so Om Birla again re-elected as the office of speaker of 18th Lok Sabha, the second time full term. So about the office of the speaker, so first of all, speaker is the head of the Lok Sabha. It is a presiding officer of Lok Sabha, and it is the head of the Lok Sabha and represent its functioning and parliamentary. So it is a constitutional office under the Article 93. Very important. Then comes office of speaker, or speaker is just is guardian of the rights and privileges of the members. Next, speaker maintain order and decorum इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस रेगुलेटिंग. तो हाउस में कुछ भी पार्लियामेंट्री फंक्शन, पार्लियामेंट के अंदर स्पेशली लोकसभा के अंदर जो भी काम होना है, जो भी बिल आना है, किस तरीके से लोग आएंगे बैठेंगे, किस तरीके से फंक्शनिंग होगी, और कौन सा बिल पहले आएगा कौन सा बिल बाद में आएगा, तो ये सारा का सारा किसकी जिम्मेदारी है? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा. नेक्स्ट, he or she is ultimate interpreter as well as arbiter of the provisions which relate to the functioning of the house, especially the Representative People's Act as well as the constitutional provisions regarding the Lok Sabha functioning. So that makes office of speaker very important and responsible, accountable position in the democratic parliamentary functioning. Now why are we going to study about it? Because it is a controversial office. कुछ कंट्रोवर्सीज हमेशा स्पीकर के रिगार्डिंग आती रहती है न्यूज़ में भी और इंस्टेंसेस में भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द रोल ऑफ स्पीकर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ is very controversial and disputed, because for instance a disqualification petition was pending for almost 3 years in before the Manipur speaker 2020. तो आप समझ सकते हो, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पेटिशन आया और उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, जस्ट पेंडिंग है. 3 साल तक वो पेंडिंग रही है, डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है इन मणिपुर स्पीकर केस 2020. सो सेम नाबाम राबिया केस में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्पीकर हो या फिर डिप्टी स्पीकर हो, यदि वो रिमूवल कि नोटिस को फेस कर रहे हैं तो दे कैन नॉट डिसाइड ओवर द डिस्क्वालिफिकेशन प्रिसाइडिंग अगेंस्ट द लेजिस्लेटर्स. सो दैट इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ में होता क्या है आप समझते हो? किसी भी हॉर्स ट्रेडिंग के अगेंस्ट अगर लेजिस्लेटर्स को पनिश करना है तो उसकी मेंबरशिप हम रद्द कर सकते हैं, स्पीकर रद्द कर सकता है. और यहाँ पर उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फेवर करने के चांस बढ़ जाते हैं टू द पार्टी गवर्नमेंट और द डेमोक्रेट पार्टी और जिस पार्टी से वो आते हैं. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द मनी बिल. अब मनी बिल को रिगार्ड अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है, आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा कि अंडर आर्टिकल 110 मनी बिल को इशू करने के बाद में, मनी बिल को डिक्लेयर करने के बाद में, या फिर कोई भी बिल एज अ मनी बिल पास कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, सो देयर इज़ अ इमेंस चांसेस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, बिकॉज देयर इज़ अ लेस कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ राज्यसभा. और लोकसभा में भी क्या होगा, उसको पास करना आसान रहेगा. मनी बिल के कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि एक स्पीकर ने डिसीजन लिया था आधार बिल को मनी बिल डिक्लेयर किया था. सो इट ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट इज एलिगेशंस ऑफ बायसनेस एज वेल एज फेवरेटिज्म. तो जो जिस पार्टी से स्पीकर आता है उस पार्टी को फेवर करेगा, बायस्ड रहेगा. सो सस्पेंशन ऑफ अपोजिशन MLAs इन तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस असेंबली 2016 में. तो बहुत सारे मेंबर्स ऑफ अपोजिशंस जो थे, ऐसे मेंबर्स थे लोकसभा के, और सॉरी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द तमिलनाडु, वहाँ पे कई सारे प्रोटेस्टर्स को जो अपोजिशन पार्टी से आते थे MLA, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया. तमिलनाडु असेंबली 2016 का केस है. तो यहाँ पर किसी पार्टी को फेवर करना, किसी पार्टी को अपोज करना एक बहुत बड़ा इशू है. दैन एलिगेशंस ऑफ पार्टीशनशिप. नेक्स्ट सेम चीज़ है
पार्टी के बिहाफ में काम करना। बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को ध्यान में रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करना चाहिए, गार्जियन करना चाहिए, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है अपने हाउस में, लोकसभा में, और सभी को चांस देना है अपनी अपनी बात रखने का। डेट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर। बट अगर स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ही फेवर करने लगेगा तो अपोजिशन MPs को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडियाज़ पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग। नेक्स्ट इज़ वाई वी नीड अ न्यूट्रलिटी और अ न्यूट्रल स्पीकर। तो न्यूट्रलिटी किस तरीके से इंश्योर किए, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस थे हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, ताकि स्पीकर एक इम्पार्शियल मैनर में काम कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल दे एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, what does it mean? It means speaker cannot be removed at the will of the prime minister or president. सिंपल है, गवर्नमेंट की बिल पर, डिज़ायर्ड पर स्पीकर को नहीं निकाला जा सकता है। तो स्पीकर को ये टेंशन नहीं है कि उनकी पोस्टिंग के बाद में और उनके ऑफिस को ओथ लेने के बाद में उनको कभी भी अगर उन्होंने फेवर नहीं किया पार्टी को, प्राइम मिनिस्टर को फेवर नहीं किया, तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उनको हटा दे, ऐसा नहीं होगा। उनको एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा लोकसभा में और स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में उसको पास करना पड़ेगा। और राज्यसभा सिर्फ उसको आई थिंक सिर्फ उसको राज्यसभा का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा की रहेगी। नेक्स्ट इज़ जो भी सैलरी है और अलायंसेस हैं स्पीकर के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर है। मतलब द सैलरी एंड द फाइनेंशियल बैकिंग ऑफ स्पीकर इज़ नॉट डिपेंडेंट इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की उसके हाथ में हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंसेस। मतलब फर्स्ट इंस्टेंसेस में अपनी पार्टी को भी अगर सपोर्ट करना चाहे तो स्पीकर वोट नहीं डाल सकता है। दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। सो ही कैन ओनली गो फॉर द कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है कि 5 वोट यहाँ पर मिले हैं फेवर में, 5 वोट अपोजिशन में। अब नाउ दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर कि वो डिसाइड करेगा कि इसको फेवर करे या इसको फेवर करे। दैट इज़ अ कास्टिंग वोट, लास्ट में आएगा। नेक्स्ट है वर्क और कंडक्ट। जो भी स्पीकर का रहेगा वो कैन नॉट बी डिस्कस्ड एक्सेप्ट ऑन अ सब्सटेंटिव मोशन। तो अगर स्पीकर ने जो भी डिसीजन लिए हैं, स्पीकर ने जो भी काम लिया है, उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है। एक्सेप्शन तब डिस्कस किया जाएगा जब उनको रिमूवल करने के लिए कोई नोटिस लाया जाएगा। सिंपल है, रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, उसके बाद में ही स्पीकर के काम को, कंडक्ट को डिस्कस किया जा सकता है। सो दीज आर द प्रोविजंस शुड बी यूटिलाइज्ड बाय द स्पीकर फॉर बेटरमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट बेटरमेंट ऑफ द पार्टी। नाउ कुछ सजेशंस के बारे में देखते हैं कि कुछ सजेशंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, कुछ कमेटी ने दिए हैं सजेशंस रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। फर्स्ट इज रिड्यूस द रोल ऑफ स्पीकर इन द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन में फाइनल डिसीजन होता है विद इन द पार्लियामेंट इन द हैंड ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर। तो पहला रिकमेंडेशन यही है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ होता है उसमें स्पीकर का रोल कम से कम होना चाहिए। इन कीसम मेघा चंद्र सिंह जो रिसेंट केस था 2018-19 का, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर डिसाइड किया कि, मतलब डिसाइड नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, बट रिकमेंड किया कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी पेटिशंस की, वो एक परमानेंट ट्रिब्यूनल के पास में जाना चाहिए, ना कि स्पीकर के पास में जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमें एक ट्रिब्यूनल की ज़रूरत है। किसी एक सोल पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती, किसी सोल इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं हो सकता है कि किसी MP को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। सेकेंड थिंग, वी नीड टू फॉलो द ब्रिटेन मॉडल। व्हाट इज़ द ब्रिटेन मॉडल? ब्रिटेन मॉडल में होता क्या है कि जैसे ही किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्पीकर की ओथ दिलाई जाती है या फिर वो स्पीकर के ऑफिस में अटेन करता है, पोस्ट होती है उसकी, तो उनको अपनी पार्टी मेंबरशिप से रिज़ाइन करना पड़ता है। दैट इज़ द कन्वेंशन ऑफ ब्रिटेन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी टू अपहोल्ड द इम्पार्शियलिटी। तो हम इंडिया में भी क्यों नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूएशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। पेज कमेटी ने रिकमेंड किया था कि अगर किसी स्पीकर को कंटिन्यू कराती है गवर्नमेंट तो उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए कि उन्होंने इम्पार्शियलिटी में काम किया है नहीं किया, उनकी इफ़िशियंसी क्या है, किसी पार्टी को अपोज तो नहीं किया, किसी पार्टी को फेवर तो नहीं किया, इस तरीके से परफॉर्मेंस देखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पॉलिटिकल ऑफिस। पॉलिटिकल ऑफिस पर रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। पॉलिटिकल ऑफिस में रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि आज अगर स्पीकर ने फेवर कर दिया तो कल के दिन उसको कोई फ़ायदा ना मिले, इस तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि एक बार जो स्पीकर बन गया
वो फ्यूचर पॉलिटिकल पोजीशन पर ना आ सके। एक्सेप्शन रहेंगे कुछ चीज़ें, और उन्हें इसके बदले में लाइफ लॉन्ग पेंशन दे देनी चाहिए। तो फाइनेंशियली बैकिंग मिलेगी, बट स्पीकर बनने के बाद में वो फेवर ना कर पाएँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि आने वाले समय में वो पॉलिटिकल पार्टी उनको आने वाले समय वाइस प्रेसिडेंट बना दे, या फिर गवर्नर बना दे, या फिर प्रेसिडेंट बना दे। सो दैट शुड नॉट बी डन। और इसलिए रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, जिस तरीके से यूपीएससी के चेयरमैन के रिस्ट्रिक्शंस हैं, और सीवीसी, सीआईसी, सीईसी है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी, कैग के जो चेयरमैन होते हैं वो भी दोबारा पॉलिटिकल पोजीशंस पे नहीं आ सकते हैं, सब गवर्नमेंट पोजीशन पे नहीं आते हैं। इसी तरीके से कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पर भी है स्पीकर के ऑफिस को रिस्ट्रिक्ट करने की, कि फ्यूचर में वो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं आ पाए और पॉलिटिकल पोजीशन पे नहीं आ जाए। सेम इंस्टेंसेस आपने देखा होगा सीजेआई रंजन गोगोई जी के इंस्टेंस पे हुआ था, उन्हें राज्यसभा की मेंबरशिप मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए, डेट इज़ अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट watchful parliament is the foundation of a well-functioning democracy. Hence, the presiding officer of the Lok Sabha or the parliament or each house of the parliament has are the key to securing the effectiveness of the institutions. It is important to ensure impartiality, fairness as well as autonomy in the decision making in the office of speaker. So I hope office of speaker is very very important post. और यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी कि ऑफिस ऑफ स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल 293 लोकसभा को हेड करेगा, प्रिसाइड करेगा, और 18th लोकसभा में ओम बिरला जी को वापस से री इलेक्ट किया गया है। और इशूज़ क्या हैं हमने इशूज़ देख लिए। एंटी डिफेक्शन में डिस्क्वालिफिकेशन किसे करना है, किसी पार्टी को फेवर करना, डिस्क्रिमिनेट करना, डिले कर देना डिसीजंस को, और मनी बिल की तरह किसी भी बिल को मनी बिल घोषित कर देना। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने देख लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, सैलरी अलाउंस कंस्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया पे जाएगा, और कास्टिंग वोट रहेगा। और सब्सटेंटिव मोशन के आने के बाद में ही किसी के कंडक्ट को, स्पीकर के कंडक्ट को डिस्कस किया जा सकता है। देन हमने देखा सजेशंस क्या है। सजेशन एक ट्रिब्यूनल की ज़रूरत है, किसी एक हाथ में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमें ब्रिटेन मॉडल पे जाना चाहिए, और परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होने चाहिए, नॉमिनेशन होना चाहिए। देन पॉलिटिकल पार्टी से रिस्ट्रेन होना चाहिए, पॉलिटिकल पोजीशन फ्यूचर में नहीं हो। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो। हमारा मेंस 365 का ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई पार्ट। थैंक यू सो मच। आई वेलकम ऑल यू all new members of the Aspirant Invincible, and we will together make a better community for the aspirants and the all competitive examinations. ये टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपका PSI या ऑप्शनल है तो सेकंड नंबर का ये ऑप्शनल के लिए है। फर्स्ट नंबर सारा का सारा मटेरियल, मॉडल आंसर्स यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।